क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आज जो उनकी रिजर्व्स की पोजीशन है उसमें देखने को आ रहा है। चाइना का जो रिजर्व है वो मोस्टली जो है यूएस डॉलर में है। इवन यूनाइटेड स्टेट उसके पास में यूएस डॉलर का जो पोजीशन है वो है 21 नंबर पे है, वो वर्ल्ड में 21 नंबर पे है। और उनका फॉरेक्स रिजर्व है मात्र 144 यूएस डॉलर बिलियन। यूएस डॉलर, अब एक्चुअली यूएस की तो करेंसी ही यूएस है, इसलिए उसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो जो है यूएस डॉलर का कोई भी रिजर्व जो है अपने पास में रखे। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। भारत का जो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो या तो यूएसडी नोट्स में है, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स में है, और 6% जो रिजर्व का है वो गोल्ड के रूप में है। अभी वर्तमान में भारत के पास में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 12 से 14 महीने के इंपोर्ट को कवर करने के लिए है। इंडिया का जो पैटर्न है इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व का, वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और फोर्थ है रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। इंडियन फॉरेक्स रिजर्व की हिस्ट्री में सर जो है कुछ महत्वपूर्ण पार्ट ये हैं। 1960 में भारतीय फॉरेक्स रिजर्व मात्र 8.6 वीक ऑफ इंपोर्ट का जो है हमारे पास में रह गया था। 1980 में आश्चर्य की बात है हमारे पास में था यूएस डॉलर 7 बिलियन, जो कि उस समय के चाइना के लेवल से डबल था। 1990 में फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास में अवेलेबल था मात्र 4.8 वीक का इंपोर्ट के लिए। 2004 में 100 बिलियन, और 2009 में 22% डेप्रिसिएशन की वजह से जो रूपी का डिवैल्यूएशन हुआ था अगेंस्ट डॉलर, हमको 35 बिलियन यूएस डॉलर जो है बेचना पड़े थे। और वर्तमान में भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है जनवरी 21 की डेट में वो है 590.19, और फरवरी 21 की डेट में 584.55। अब मेरी तरफ से सर इतना ही है। सुमन सर आ जाओ पिक्चर में। अरे आप इतने फ्लुएंटली बोल रहे थे और एकदम से सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, तो हमको उम्मीद ही नहीं थी कि अब इसके बस इतना ही है। चैप्टर खत्म हो गया सर। ये सडन बुलेट ट्रेन में जैसे एकदम ब्रेक लग जाता है ना, वैसा लग गया। तो फॉरेक्स में जो बिजनेस कर रहे हैं वो होंगे तो क्रॉस क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछ सकते हैं इसके ऊपर। ये तो मेरे ख्याल से सर जो प्रिलिमिनरी नॉलेज वाली चीजें हैं सर, बहुत गहराई तक तो जो है वो जाने की कोशिश नहीं करी हो। बैरागी जी के पास है ना वो फेमा एक्ट। बैरागी सर आपने अध्ययन किया होगा, कुछ पूछिए ना आप। नहीं पढ़ा अभी फेमा यार। अच्छा, तो फॉरेक्स वाले को दे दो यार। फॉरेक्स वाले अपने ग्रुप में शायद कोई नहीं है जो स्पेसिफिक अभी उसमें उनका असाइनमेंट हो। फॉरेक्स से रिलेटेड एलसीज हैं अपन, फॉरेक्स टाइप्स ऑफ एलसीज। वैसे इंडिया में जो फॉरेक्स का जो वो है रिजर्व, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से उससे आता है? मतलब किस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, वो रहता है एफडीआई, एफआई, क्या क्या रहता है, तो उसमें जो वो है कंपोजिशन, वो है क्या अपने पास कुछ उसमें? सर्विसेज से आता है सर शायद। नहीं, पेट्रोलियम, जेम्स एंड ज्वेलरी लिखा है इसमें। अच्छा, पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम अपने यहाँ तो अपन बाहर वो से एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो जाता है वो एक्सपोर्ट होता है, आने की बात कर रहे हैं ना। कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन है क्या सर? क्वेश्चन आंसर हो जाए। हाँ, फॉरेक्स पे मुझे नहीं लगता कि कोई क्रॉस क्वेश्चन करने की स्थिति में भी है। इंटरव्यू बोर्ड में भी ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसा कि तो कुछ क्वेश्चन नहीं हो तो फिर सर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन कल के जैसा
अपन करें। मेरा ये था कि अगर आप लोग तैयार हैं तो अपन पॉलिसी गाइडलाइन पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें। हाँ सर, वेलकम सर। तो किस टाइप से करना चाह रहे हैं? क्या क्वेश्चन अपन अभी लिख के रखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन के आंसर अभी डिस्कस करना चाह रहे हैं? किस टाइप से अपन आगे बढ़े इसमें बताइए। मुझे लगता है सर क्वेश्चन पहले लिख लें, क्योंकि एकदम से तैयार तो नहीं होगा किसी के पास। भले ही अपन ने 2 सेशन किए हैं, लेकिन देखो एक चीज हमेशा मेरा ये मानना है कि हमेशा तैयार वाले, अब आप सोचोगे कि वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार करके आंसर करोगे, तो एक तो इंस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद आप पढ़ते लिखते रहो जो भी आंसर आपको ठीक लगे। इसके अलावा मेरा एक और सबसे निवेदन है कि जो आपने हाइलाइट्स दी हैं उस पर आप अपने क्वेश्चन बना लीजिए। आपको उस हाईलाइट को पढ़ने के बाद क्या क्या क्वेश्चन समझ में आते हैं बना लीजिए, और कई ऐसा लगता है तो एक दूसरे साथी की मदद ले लीजिए ताकि वो कुछ क्वेश्चंस आपको बना दें उस पर, कि आपके हाइलाइट्स को पढ़ के क्या क्वेश्चन सामने वाले के दिमाग में आ सकते हैं। तो वो भी आपको तैयारी में थोड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि उनके पास अपना बायोडेटा रहेगा जिसके अंदर आपके 5 असाइनमेंट है और आपकी हाइलाइट्स हैं, तो उस पर वो बात कर सकते हैं। पॉलिसी गाइडलाइन के अंदर तो क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। पॉलिसी गाइडलाइन जो पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन यही आ रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में कोविड-19 को लेते हुए क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जो अपन बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अभी इतना आज एमएसएमई का अपन ने डिस्कस किया, वो उसी का पार्ट है सारा। FITL, GECL, CECL सब ये सब CCL ये सब उसी का पार्ट है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन हो सकता है। या अगर जैसे मेरे से अगर कोई क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए सोचता हूँ तो मेरे को आता है कि व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट और SBI। अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बैंक को, ये एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है। उसके बाद मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज यील्ड ऑन एडवांसेस, क्या टारगेट बैंक ने डिसाइड किया है, कैसे क्या स्ट्रेटजी आप बनाओगे उसको पाने के लिए। मतलब सब चीजों के अंदर कुल मिला के वो आपका व्यू जानना चाहेंगे। वो नॉलेज टेस्ट से ज्यादा आपका व्यू, कैसे आप कोई चीज को पाना चाहेंगे, वो चीजें हैं उसके ऊपर। एक और अपन देखें तो व्हाट आर द मेजर्स यू विल टेक टू कंट्रोल ओवरहेड्स, आप क्या मेजर लेते हैं या क्या मेजर लोगे ओवरहेड्स को कंट्रोल करने के लिए। व्हाट इज अदर इनकम, आप अदर इनकम क्या होती है, अदर इनकम को कैसे बढ़ाओगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। ये सब पॉलिसी गाइडलाइंस में जो चीज कवर करी है उसी को सोचते हुए मैं अभी थोड़ा देख रहा था। व्हाट इज प्रेजेंट रेट रिटर्न ऑन असेट, ROA क्या है, बैंक का क्या टारगेट है, बैंक ने क्या लॉन्ग टर्म टारगेट डिसाइड किया है, क्या शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड किया है, प्राइवेट बैंक्स का क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, रिटर्न ऑन असेट क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है आज की तारीख के अंदर। व्हाट आर बैंक इनिशिएटिव फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर सर्विस एक अलग हो गया, और व्हाट इनिशिएटिव बैंक हैज टेकन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए बैंक ने क्या इनिशिएटिव। ये सब पॉलिसी गाइडलाइन के पार्ट है। पॉलिसी गाइडलाइन में से अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जो बन के आ रहे हैं वो बता रहा हूँ आपको। व्हाट आर द स्ट्रेटजी यू विल अडॉप्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ NPA, हाउ विल यू, व्हाट आर द स्ट्रेटजी यू विल suggest for improving bottom line, what is CASA, how you will improve, what are the strategies you will use to improve CASA, what is bank's target for CASA, और इसके अलावा what is ये तो सब अपने को सबको छोड़ दीजिए उसको। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है। व्हाट इज ऑपरेटिव प्रॉफिट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट आर द सजेशन टू इम्प्रूव ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
क्वेश्चन वही है, बस आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा उसका, उसी से मिलते जुलते हैं। इसके बाद है what is the target for advances for the next year? Why different segment has different targets? What do you think which target is achievable and which is not achievable? जैसे अब की बार अपने को एडवांसेस में दिया था 13.45 का टारगेट दिया, जिसमें PBU के लिए दिया 23.25, एग्री के लिए 11.2, REHBU के लिए 14.3 एंड SME के लिए 16.55. What is RORWA? अभी एक नया टर्म आ रहा, व्हाट इज रोरवा? What are the high yielding advances? How you will improve your net interest margin? What is the cost of deposit? Why it is going down? What are the measures you will take to improve cost of deposit? MSME में वही, what is the long term target that bank has been fixed? How you will achieve it? What are the strategies you will take to improve your branch MSME business? What are the main product of MSME which has been sanctioned or delivered by your branch? What is the best MSME product that is being used by customers? How you will improve your liability product, growth in liability product? What are the strategy you will take to increase treasury income? treasury income चूंकि अपन लोग यूज नहीं करते, इसलिए अपने से नहीं होना चाहिए. What are the strategy you will adopt for increasing OCA recovery? What are the changes that bank has made in recalled asset and OCA in terms of operational issues, operational changes? क्या changes बैंक ने किया, operational changes किए हैं OCA और RA के अंदर? What are the bank's strategy to improve core system? Why analytics is so much important in banking nowadays? What are the digital initiatives that bank has taken in last 1 or 2 years? What is cyber security? Why it is so much threat to banks, especially SBI? तो इंद्रजीत सर वो बंद कर दीजिएगा आपका माइक. ये इतने मेरे को इस पॉलिसी गाइडलाइन में इतने सारे क्वेश्चन मुझे समझ में आते हैं जो बेसिक रूप से है. ये अभी आप सब ने लिख लिए होंगे, नहीं तो ये अभी टेप सुमन से डाल देंगे, तो आप सब लोग इसको ऊपर आंसर तैयार कर लो अपने. और कुछ ऐसा लगता है आपको कि डिस्कस करना है तो अपन डिस्कस कर सकते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आप शेयर कर लीजिए, है तो ग्रुप में डाल दीजिए, तो लोग उसको सबको तैयार कर लेंगे. और कोई क्वेश्चन अगर पॉलिसी गाइडलाइन पे आप लोगों को समझ में आता है तो अपन अभी बात कर सकते हैं, या कोई डिस्कस करना हो आंसर तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं. बढ़िया है सर, 4-5 पन्ने की पॉलिसी गाइडलाइन है, आपने उसको सारा कवर कर लिया. यही सारी चीज़ों के आंसर अपने को पॉलिसी गाइडलाइन में मिल जाएंगे. एक बार अगर पढ़ लें तो सभी लोग, तो एक बार पॉलिसी गाइडलाइन पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके आंसर देखिए, तो आपका ये पॉलिसी गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और उससे इम्पोर्टेंट चीज आपको मालूम पड़ जाएगी कि बैंक ने क्या दिसंबर तक कितना हमारा पोजीशन थी और अगले साल के लिए क्या टारगेट रखे, तो उससे रिलेटेड आंसर है. स्ट्रेटेजी भी सब इसी में दी हुई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. 2-4 आप अपनी प्रैक्टिकल जो है वो डाल दीजिए, सब इतने एक्सपीरियंस बैंकर हैं, सबके पास 2-4 पॉइंट अपने पर्सनल है वो डाल दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा. चेयरमैन साहब ने बहुत मतलब क्लियरली स्पेल किया है सारे टारगेट्स, और
बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, बहुत अच्छी। तो मेरा सर सजेशन है कि जो आपने बहुत सारे अभी क्वेश्चन बताए, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, कल आधा से ज़्यादा सेशन जो है इसी के ऊपर रखते हैं, इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग जो भी क्वेश्चन है अपने माइंड में मैं ऑडियो वीडियो भी डाल दूंगा, तो इसके जो प्रोबेबल आंसर है सभी अपने हिसाब से तैयार करें और एक एक करके अपन डिस्कशन कल ही कर लेना, कल छुट्टी का दिन है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार पॉलिसी गाइडलाइन खत्म हो तो अपन आगे बढ़े इससे। यस सर। हाँ सर, सर, उसके बाद जो अपनी बैंकिंग ब्रीफ में कुछ टॉपिक्स बच गए वो एक बार लिख दो, तो उसको भी अपन डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दे। सिर्फ नंबर लिख दो, बैंकिंग ब्रीफ के जो टॉपिक्स बचे थे उसके नंबर लिख दो, तो उसको खत्म करें। बैंकिंग ब्रीफ को ज्यादा दिन अपन नहीं खेला पाएंगे। ठीक है। बैंकिंग ब्रीफ अपन ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे वही अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी ये कल अपन चेयरमैन पॉलिसी गाइडलाइन के जो क्वेश्चंस है, चेयरमैन पॉलिसी गाइडलाइन पढ़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चंस आपने बताए हैं उसके आंसर अपन सभी के डिस्कस करेंगे, तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और अपन पढ़ भी लेंगे, उसको डिस्कस करना है तो आज निश्चित रूप से सभी पढ़ेंगे। शुक्ला जी कुछ ऐड करोगे? हाँ, मैं एक चीज बोल रहा था, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट में जो अभी जो एक ऑफिस आर्टिकल निकला था, तो मैंने देखा था कि उसमें तो थोड़े बहुत चेंजेस अपन जो हुए हैं, वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते है ना। एक्चुअल में मैं ये देख रहा था कि माइक्रो मार्केट जो FIMM है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FIMM एंड जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि सब पूरा रोल बैक हो गया, पर रोल बैक तो किया है उन्होंने, पर स्ट्रक्चरल चेंज किया है। मुझे लगता है रोल बैक FIMM का जो मोटो था वो या जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह चेंज नहीं हुआ है। तो मैं आज उसी को देख रहा था उसमें, तो आप कहें तो मैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर दूं, है ना, शॉर्ट में बता दूंगा लेकिन व्हाट्सएप में कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और माइक्रो मार्केट बनाने के पहले जो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इन ऑर्डर टू टैप द पोटेंशियल ऑफ रूरल मार्केट our bank had introduced structural changes by creating FIMM vertical। तो आज भी FIMM वर्टिकल तो वैसे ही के वैसे ही है, उसमें चेंजेस कर दिया उन्होंने, थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिया। जैसे पहले अपना RBO नेटवर्क और AO था उसी के जैसा कर दिया है, पर आज भी FIMM एज इट इज है। इसके अलावा तो द विजन ऑफ द बैंक वाज टू डिकंजेस्ट इम्प्रूव एसेट क्वालिटी, मतलब ब्रांचेस पे जो हमारे फुटफॉल थे उसको कम करना उसका एक ऑब्जेक्टिव था, और एसेट्स क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना था। और तीसरा था इंक्रीज बिजनेस लेवल एंड मेंटेनिंग द लीड पोजीशन इन रूरल सेगमेंट बाय इफेक्टिव यूज ऑफ BC चैनल्स। ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आते हैं कि जो मॉडिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, वो क्या क्या हुआ है। मतलब पहले और अभी में बस ये चेंजेस हुए हैं कि LHO नेटवर्क, RBO, AO जो हैं वो रीअलाइन किए हैं ब्रांचेस को डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए, कि जैसे एक या दो डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए जैसे पहले भी था, क्योंकि बहुत सारा चीजें ऐसी थी जो नए चेंजेस जो हुए थे फ्यूचर में, उसके कारण एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। 100 ब्रांचेस एक रीजन में पहुंच गई थी, इसके कारण वो जो चेंज था उसका इफेक्ट, मतलब बैड इफेक्ट पड़ रहा था हमारे सिस्टम में। कंट्रोल भी, मतलब प्रॉपर कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा था, तो उसके कारण जो चेंजेस आए हैं। अच्छा, इसमें जो आज भी जैसे पहले FIM वर्टिकल था, उसके हेडेड बाय कौन थे? DMD थे। कौन है अभी FIM के DMD? आवाज आ रही है ना? आ रही है ना। FIM के जो DMD है नोटियाल साहब है ना, और जो DMD है उनके अंडर में 3 CGM है। जो पहले था वही चेंज, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। थोड़े उनके नाम जरूर चेंज कर दिए हैं। DMD को सपोर्ट करने के लिए CGM ऑपरेशन है, CGM FIMM है और CGM बिजनेस डेवलपमेंट है ना। जो DMD FIMM है, अब उनके पास जो DMD FIMM विल ओवरसी एग्री बिजनेस FIMM और
गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड एनी टाइम चैनल ऑपरेशन। मतलब डीएमडी एफआईएम के पास जो कौन कौन से वर्क रहेंगे, एक तो एग्री बिजनेस का पूरा काम रहेगा, दूसरा एफआईएम का जो बिजनेस जो काम है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम भी अब डीएमडी एफआईएम ओवरसी करेंगे। और इसके अलावा उनके पास उनके सपोर्ट के लिए 3 सीजीएम रहेंगे। एक रहेंगे सीजीएम बिजनेस डेवलपमेंट। अब सीजीएम बिजनेस डेवलपमेंट है, उस पोस्ट को रीडिजाइन किया है, वो क्या करेंगे, वो रहेगी सीजीएम एबीयू एंड जीएसएस, है ना। सीजीएम बिजनेस डेवलपमेंट विल बी रीडिजाइंड एज सीजीएम एबीयू एंड जीएसएस विल बी responsible for agri business, NBFC and public sector lending, GSS business in bank level। CGM जो ऑपरेशन है वो उस पोस्ट को रिडिजाइन किया है और वो हो गए हैं सीजीएम, वो भी देखेंगे सीजीएम एनी टाइम चैनल, जो एनी टाइम चैनल है वो उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा एफआईएम में ओएडी और प्रेमाइसिस का काम उनके पास रहेगा। और तीसरी पोस्ट है जो सीजीएम एफआईएमएम, वो रिडिजाइन होकर सीजीएम एफआई हो गई। तो एफआई का जो भी काम है वो सीजीएम एफआईएम देखेंगे। ये तो था कॉर्पोरेट लेवल में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इसके अलावा एलएचओ, आरबीओ और आरबीओ, एओ और नेटवर्क लेवल पे तो जो चीजें चेंज हुई हैं वो हम लोग सब देख ही रहे हैं कि जैसे पहले नेटवर्क एफआईएम का एक अलग नेटवर्क था, वो हट गया, अब वो 1 2 3 नेटवर्क हो गए हैं, है ना। और जो ब्रांचेस अलग अलग नेटवर्क में थी अब वो सभी डीजीएम बीएनडो के अंडर में आ गई हैं। हाँ, एक चेंज जो हुआ है डीजीएम बीएनडो में, एक एजीएम एफआई की पोस्ट अलग से क्रिएट हो गई। एजीएम अब्लिक सीएम, हो सकता है सीएम भी रहे कई जगह पर, तो एक पोस्ट ये क्रिएट हो गई है कि वो सीजीएम एफआई मतलब डीजीएम बीएनडो के अंडर में एक एजीएम एफआई की पोस्ट भी एक और रहेगी, है ना। और तो जो एजीएम एफआई रहेगी उनके अंडर में 3 स्केल 1 या स्केल 2 के ऑफिसर रहेंगे, जो रहेंगे वो बीसी सीएसपी को देखने के लिए, एसएलबीसी, लीड बैंक, इनको टेक केयर करने के लिए, और जो प्रोडक्ट माइक्रो मार्केट सेल्स हैं उसके लिए। ऐसे 3 पोस्ट रहेंगी डीजीएम बीएनडो के अंदर में। एजीएम एफआई रहेंगे या सीएम एफआई भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी है, वो फंजिबिलिटी वाली पोस्ट हो गई है। इसके अलावा 3 उसमें वो रहेंगे। अच्छा, जो सर्किल में जो डीजीएम सेल्स थे अब उनका फिर से इनका नाम उनको रीडिजाइन कर दिया है, वो रहेंगे डीजीएम एबीयू एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। और डीजीएम एफआईएम थे वो डीजीएम एफआई हो गए, ये एक चेंज किया है उसमें, है ना। और ये तो और डीएसएस जो था पहले एफआईएम चैनल में, जनरली डीएसएस आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे एफआईएम के नहीं है हमारे, तो डीएसएस को अबोलिश कर दिया है और उसके जो ऑफिसर्स रहेंगे वो आरबीओ में, नए जो आरबीओ बने हैं उसमें रहेंगे। बस यही एक मेजर चेंजेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अभी एफआईएम में ही काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे चेंजेस हुए हैं, टॉप लेवल पे वो की वही रखा है स्ट्रक्चर। हाँ, ग्राउंड लेवल पे स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं कि जैसे मैं अपन मोटा मोटा देखा जाए तो वो पुराना जो अपना नेटवर्क का स्ट्रक्चर था वो वापस हो गया, डीजीएम बीएनडो का स्ट्रक्चर भी वापस कर दिया है, रोल बैक कर दिया उसको भी, और आरबीओ भी अब डीजीएम बीएनडो के अंडर में आ गए हैं और कुछ अपने यहाँ आरबीओ बढ़ भी गए। और जो डीएसए कहानी ये है हाँ कि जो एफआईएमएम का जो कंट्रोल वाला पार्ट था हाँ वो कहीं मिसिंग था, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम बहुत लंबे एरिया में जा रहे थे जिसमें कि एक ही जगह पर 3 तरह की ब्रांच हो रही थी, जिसमें आरएम अलग अलग कंट्रोल करते थे। डिस्टेंस काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से जनरल अफेयर्स भी हम हमारे कंट्रोल में नहीं ला पा रहे थे। जो प्रैक्टिकल चीजें अगर अपन देखें, बिल्कुल बिल्कुल थ्योरेटिकल चीजें तो अपने साथ में दिख ही रही है, तो बेटर कंट्रोल हाँ हमारी ब्रांच का, और एक ही आरएम की जो भी उस ज्योग्राफिकल एरिया में आरएम काम कर रहा है उसके अंडर में, चाहे आरएनडीबी की ब्रांच हो
एसएमई की ब्रांच हो या एसआईएमएल की, वो उसी को कंट्रोलर वो रहे, और साथ में डीजीएम मतलब एओ लेवल पे एक सेपरेट ऑफिसर जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखे, उसको मॉनिटर करे। वहाँ मुझे एक लगता पोस्ट है है एडीएम ओवरऑल एफआई स्ट्रक्चर नहीं किया चुके हैं। सिमिलरली एसएमई का भी मामला अगर अपन देखा जाए तो उसमें भी वही चीजें हुई है। सेपरेट आरबीओ जहां क्रिएट किया था उसको आरबीओ ना मान करके अब एओ के अंडर में एसएमई एओ रख दिया है, जो पहले भी था। बट पहले ब्रांच का डायरेक्ट कंट्रोल उनके पास रहता था, जो एसएमई इंटेंसिव ब्रांच का था। अब वो ब्रांच कंट्रोलर ना रह करके केवल एसएमई एओ के रूप में डीजीएम को सपोर्ट करेंगे, और इंटायर मॉड्यूल जो पहले भी था, इंटायर मॉड्यूल के एसएमई बिजनेस को लुक आफ्टर करेंगे, टेक केयर करेंगे। अब इसमें कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट और कुछ चेंजेस अगर आना है तो अभी बचा है कोई एडवाइस, मतलब उसके लिए फर्दर क्या उन्होंने डिसाइड किया। इट मे बी पॉसिबल कि जो पहले जेडसीसी आरसीसी खत्म कर दी गई थी, वो पावर रिस्टोर करके उसको एजीएम एसएमई को वन ऑफ द परमानेंट मेंबर उस कमेटी का बनाया जाए, और उसके साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि जो भी रीजनल लेवल पे जो सैंक्शन होना है वो, या डीजीएम के द्वारा जो सैंक्शन होना है उसको एक कमेटी का फॉर्म बनाए के रूप में फॉर्म करे, और साथ में एजीएम एसएमई को परमानेंट मेंबर उसका बनाए। मुझे ऐसा लग रहा है। एक जो बहुत अच्छा काम ये भी हो गया था लास्ट जो एफआई होने के बाद से, कि जैसे कुछ एग्री इंटेंसिव ब्रांच थी तो उनमें एग्री का बिजनेस कर दिया, जैसे नियर बाई ब्रांच में भी एग्री का काम था तो उसको हटा के एक ब्रांच में कर दिया। ऐसे एसएमई का काम जैसे किसी ब्रांच में था तो वो एसएमई की एक एक्सक्लूसिव ब्रांच बना दी गई है। जैसे हमारे रीजन में तो बहुत हुआ था कि कुछ ब्रांचेस एसएमई इंटेंसिव कर दी, कुछ एग्रीकल्चर इंटेंसिव कर दी। मतलब ऐसा नहीं है कि अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क थोड़ा कम हो गया था। तो उसमें एजीएम एसएमई जैसे जो अभी होंगे तो उनको मॉनिटर करने में थोड़ा आसान भी हो जाएगा चीजें। तो एजीएम एसएमई के कंट्रोल से चली जाएंगी और रीजन में रहेंगी? नहीं जाएगी कहाँ से? चली गई नहीं चली तो गई, 15 तारीख से जाएंगी, पर देखेंगे तो वो ना टेक केयर तो करेंगे। एसएमई का बिजनेस खत्म हो जाता है ना, वो कंट्रोलर था अब वो वापस से एक जनरलाइज्ड ऑफिसर हो गया, उसका वो उसका फोकस खत्म हो जाएगा उसमें। बीइंग ए कंट्रोलर उसका जो रोल है वो खत्म हो गया। अब वो बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट देखेगा, और पूरे इंटायर एओ का एसएमई बिजनेस जो है उसको कैसे बनाया जाए, कैसे उसको डेवलप किया जाए, किस तरह से आसानी से सैंक्शन वाली प्रोसेस और मॉनिटरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसको देखेगा। कुल मिला के कुछ नहीं है वहाँ पे। जो एक इन्होंने एजीएम एसएमई को बिठाया था उसको कंटिन्यू रखना है, इसलिए उसको पूरा सेटअप को उसको वो नहीं किया। बाकी कोई उसका कोई वो नहीं है। पहले भी तो भाई एक क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। एक आरएम है, उसके कंट्रोल की ब्रांच है, आरएम अपना एसएमई का टारगेट देखेगा, आप एक अलग से भी आदमी बिठाओगे वो भी वही देखेगा, तो वो कुछ नहीं, डुप्लीकेशन है। और चूंकि अभी क्या रोल बैक करना है उसको, एकदम सब चीजें नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको नहीं किया। और अपने लिए बहुत अच्छा है, एजीएम की पोस्ट कम नहीं कर रही। दूसरा एक एजीएम के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो है एजीएम क्रेडिट एंड एनपीए जो एओ में दिया है। ठीक है, तो ये सब क्या है वो है। अब उस एजीएम एसएमई के अंडर में 2 चीफ मैनेजर दिए, 3, 4, 5 स्केल 1, 2 ऑफिसर दिए, वो क्या करेंगे? अब जरूरत ही नहीं उतने की। अब जरूरत नहीं है तो वो दोनों ऑफिसरों को भी अभी कंटिन्यू किया, चीफ मैनेजर को अभी चीफ मैनेजर कंटिन्यू किया है, उनके रेस्ट ऑफिसर को भी है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर ये स्टेप बाय स्टेप होंगे, एकदम करते तो पहले क्वेश्चन मार्क तो लगी गया है ना। गोयल साहब, आरबीओ में चीफ मैनेजर बढ़ाया ना उन्होंने, 4 कर दिए। हाँ, उसका नाम बदल दिया सीएम का, सीएम